अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है कंसंट्रेशन वो वेरी करती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज है। वो रेंज कितनी है? 65 टू 89%। ठीक है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होगा जिसमें 65% होगी वाटर की। ठीक है, किसी में 70 और इस तरह रेंज जो है वो वेरी करेगी 89 तक। मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें ज़्यादा होगी और कोई ऐसे भी होंगे जिनमें कम होगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें कितनी कंसंट्रेशन होगी डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो जब हम बोन सेल्स की बात करते हैं तो बोन सेल्स में कितनी होगी? 20%। ठीक है, 20% वाटर होगा। और ब्रेन सेल में कितना होगा? 85%। ठीक है, ये ह्यूमन जो है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन है ह्यूमन के डिफरेंट सेल्स के अंदर, ब्रेन सेल और बोन सेल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मेन अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की तरफ। ठीक है, कि वाटर क्यों ज़रूरी है, क्यों इतनी इसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, तो क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, ठीक है, अकरिंग होते हैं, अकर हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, कैसे इम्पोर्टेंस रखता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो वाटर के उसके अलावा नहीं हो सकता, उसके बगैर नहीं हो सकता। वाटर ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो भी बॉडी के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, जब वाटर उनके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगी, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ब्रेक डाउन होगी और वो फर्दर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाएगा। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा वो फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना देगा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद। तो इसलिए डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ह्यूमन को एटीपी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उन रिएक्शंस के लिए वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो क्या कर रहा होता है? रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए वाटर यूज हो रहा होता है। कैसे यूज हो रहा होता है? जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो वाटर रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ग्लूकोज बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वाटर जो है ये क्या किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? रॉ मटेरियल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सिर्फ एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स में भी वाटर जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में वाटर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम हमारे इस लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगी वाटर की, जिसकी बेस पे आप लोग गेस कर सकते हैं कि वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हम कोई और चीज़ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूट हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो वाटर को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। इसमें डिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स इसमें मिक्स हो सकते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसमें बहुत सी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे हम वाटर के मॉलिक्यूल की नेचर देखते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि वाटर का क्या फार्मूला है? H2O है।
ठीक है। तो अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल ड्रा करके देखें तो वो कैसे ड्रा होगा। सेंटर में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और साइड्स में क्या आएगा, हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जब हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी नेचर क्या है, पोलर नेचर है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, पोलर इन नेचर है। पोलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो है वो इसके अंदर जो एटम्स हैं, कुछ एटम्स में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ऑक्सीजन है इसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पार्शियल क्या है, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, मतलब आधा, ठीक है, फुल नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, हाफ चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी डिटेल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कि इसकी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर क्या आता है, चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव आता है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, इसके शेल्स की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके एटम्स की बात करते हैं तो इसमें कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसमें कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ठीक है। 2 जो होंगे वो इसके इनर शेल्स पे आ जाएंगे और आउटर मोस्ट शेल पे कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें शेयरिंग हो जाएगी। जो ऑक्सीजन में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, जो इसमें 6 नंबर वाला था, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास भी 7 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो इस तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये शेयरिंग जो है ये इस तरह नहीं होगी कि दोनों के दरमियान में इक्वल शेयरिंग हो रही है, बल्कि क्या होगा कि ये जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक पेयर जो बन रहा है, जो शेयर हो रहा है, वो ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला भी ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होगा। तो इसी बेस पे हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास नहीं है, बिल्कुल इसके करीब नहीं है, बल्कि इससे दूर है। तो इस बेस में हम कहते हैं कि इन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वाटर का क्या है मॉलिक्यूल, पोलर इन नेचर है। तो यहाँ पे हम जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मतलब वाटर के अंदर कौन कौन सी चीजें सॉल्युबल हो सकती हैं, डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर इन नेचर है, तो इसमें पोलर चीजें ही डिसॉल्व हो सकेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, ठीक है। डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व मतलब जो चीजें इसमें पोलर, जो एक जैसी नेचर की चीजें होंगी वो हमेशा आपस में मिक्स होती होंगी, ठीक है। अगर पोलर वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें पोलर चीजें ही डिसॉल्व होंगी, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि नॉन पोलर है तो उसमें नॉन पोलर चीजें ही डिसॉल्व होती होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ पोलर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वाटर में अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि हम साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसकी
उसका जो डिसोल्यूशन है वो कैसे होगी। तो सपोज हमने एक बीकर में जो है वो एक बीकर में हमने क्या रखा, वाटर इसमें डाला, ठीक है, इसमें वाटर है H2O, और साथ में इसमें हमने साल्ट ऐड कर दिया। साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो जब साल्ट इसके अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NaCl के कौन कौन से आयंस बनेंगे, Na+, ठीक है, और Cl-, और इधर से जो वाटर था उसके कौन कौन से आयंस बनेंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये वाले सारे जो आयंस हैं, अब ये जो हमारे पास एक बीकर है उसमें ये सारे आयंस मौजूद हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि NaCl जो है ये अट्रैक्शन शो करेगा हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोराइड आयन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, और इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने एक रिएक्शन की बात कर ली, ठीक है। आयनिक कंडीशन की, मतलब जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भी वाटर में सॉल्व हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयंस बना के भी डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें जैसे मॉलिक्यूल जैसे कि फैट्स हो गए, ठीक है, वो भी बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरह से अल्कोहल, ईथर वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉन पोलर इन नेचर है और ये इसमें डिसॉल्व नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी कि वाटर जो है वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब अगर बहुत सारा टेम्परेचर मिले वाटर को, तो वाटर का जो खुद का टेम्परेचर होगा वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है उसे कूल कर देगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि अगर हम 1 ग्राम वाटर का लें, ठीक है, और उसको 15 to 16 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करें उसका टेम्परेचर, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो 1 होगी, ठीक है। मतलब कि वाटर में जो, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो वाटर को एनर्जी चाहिए होती है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वाटर का जो है वो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह जो है वो कनेक्टेड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में। इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसको तोड़ने के लिए। तो वाटर को खुद पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता ये ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है, इन्वायरमेंट वाटर की वजह से कूल हो रहा होता है क्योंकि वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की, इस पॉइंट की अच्छी तरह से समझ आई होगी हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी बेस पे हम क्या कहते हैं, वाटर को स्टेबलाइजर कहते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज कर रहा होता है। जिस इन्वायरमेंट में, जिस हैबिटेट पे वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है, ठीक है, खुशगवार होता है वहाँ का इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि वाटर के जो है वो वेपर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जब उसको हीट मिलती है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, और वेपराइजेशन की वजह से इसमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट काज कर रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, वेपर की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा गर्मियों में जब शदीद गर्मियाँ हों, ठीक है, तो आपको पसीना आ रहा हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होती, ठीक है, क्योंकि
वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट काज हो रहा होता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वाटर की अगर हम वेपोराइजेशन के इसमें अमाउंट की बात करेंगे, इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर हम 1 लीटर वाटर का लें, ठीक है, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करें और हम देखें कि वो कितना जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 लीटर से 98 मिलीलीटर रह गया है, ठीक है, वाटर, बाकी का जो वाटर वो इवेपोरेट हो गया है। तो अगर हम टेम्परेचर हमने पहले नोट किया और बाद में नोट करें तो टेम्परेचर कितना डाउन होगा इस इवेपोरेशन की वजह से, तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर से थोड़े से ml जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, इवेपोरेट हो गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो गया है। तो ये था हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, उनमें इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट काज कर रहा होता है, ठीक है, और इसके अलावा वाटर की इंपॉर्टेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंट में भी ये बहुत प्लीजेंट जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर में अगर हम वाटर का यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ड्रा करके आपको दिखाती हूँ। ये क्या है कि वाटर के जो है इसमें आयंस, ठीक है, H+ और OH- हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, ठीक है, जब रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम वाटर में देखें इनकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर होगी, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर और हाइड्रोक्साइड की भी 10⁻⁷ मोल लीटर, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितने ही रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। ये जो एरोस है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो करती है। तो ये था आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। वाटर जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि टीयर्स की फॉर्मेशन है आइस के अंदर, ठीक है, तो वाटर ये है जो टीयर्स की फॉर्म में आइस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट जैसे कि सेल जो है, सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, ठीक है, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये थी प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को शो कर रही थी। इसके अलावा अगर मैं आपको डेंसिटी क्या बताऊं वाटर की, ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी जो है मैक्सिमम कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं वाटर का, ठीक है, तो 14 सेंटीग्रेड पे जाके वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, वाटर हैवी होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब हम और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आइस जो होती है वो उसकी डेंसिटी लो होती है, वो लाइट इन वेट होती है और वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो इसकी जो लॉजिक है वो ये होती है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। लेकिन क्या होता है कि जब वाटर जो है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही होती है और दूसरों के साथ कनेक्ट हो रही होती है। मतलब ऐसा होगा, यहाँ से टूट रही होगी, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बन रही होगी, इसमें ये वाली टूट के ऐसे बन रही होगी। मतलब जब वाटर फ्री होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती रहती है और बनती रहती है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो कम होती रहती है, ठीक है। इसी वजह से वाटर की जो है वो मैक्सिमम होती है डेंसिटी। लेकिन जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूट सकती और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो वैसे ही रह जाती है। तो ज़्यादा स्पेस होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की भी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।